हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और आपकी बेटा इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन एकदम सुपर्ब चल रही हो। एंड आई होप आपका लास्ट का जो एग्जाम है, जो इंग्लिश का एग्जाम है, वो बहुत ही अच्छा गया हो। एंड अब जो है हमारा बेटा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है इकोनॉमिक्स का एग्जाम, जो आपका 19th ऑफ मार्च को है। ठीक है, आई नो आप सब बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रहे हो, आप सब कुछ पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मैक्रो इंडियन इकोनॉमी सब कुछ बढ़िया तरीके से। बट उस प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्टअप करने के लिए बेटा मैं आज की वीडियो लाया हूं डेडिकेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बन सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस बार सीबीएसई बोर्ड में बनेंगे मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ठीक है, एक दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं पहले से ही। नंबर वन, ये सिर्फ मैक्रो के क्वेश्चन है, इसमें इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं करे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बेटा हर टॉपिक से क्वेश्चन रोटेट होके आता रहता है। तो इट इज मतलब बताना थोड़ा मुश्किल है कि यार ये आएगा या वो आएगा। सब कुछ आपको इंडियन इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ना है, उसमें से सब कुछ आ सकता है। दूसरी बात, जो मैक्रो के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं वो मैंने 23 क्वेश्चन निकाले हैं पांचों यूनिट में से, नेशनल इनकम वगैरह सारे बीओपी से लेकर नेशनल इनकम 23 टॉपिक्स 23 क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें से आपके काफी क्वेश्चन आपको बोर्ड में एज इट इज दिखेंगे। ठीक है, डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूं बेटा, मैंने पेपर नहीं बनाया, मुझे नहीं पता सारा कि ये आएगा नहीं आएगा, बस ये एक आइडिया है प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करते हुए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस बनने जरूरी है, आने चाहिए, आएंगे, तो आप प्लीज इसको करना। बाकी पढ़ना सब कुछ है, एवरी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, आपको सब कुछ पढ़ना है अगर आप 90 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हो कि सर इकोनॉमिक्स लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, एक इज्जत नंबर से पास हो जाए, ठीक ठाक नंबर से पास हो जाए, तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। और आपको इसमें डेडिकेटेड टॉपिक्स बताई दिए जाएंगे हर चैप्टर में से कि आप पहले ये पढ़ लो, उसके बाद टाइम बच जाए तो आप बाकी चीजें पढ़ लेना। ठीक है, तो भाई ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है, ओनली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। और स्टार्टिंग विद सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 बेटा, चैप्टर नंबर 1 है आपका नेशनल इनकम, यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम। जैसा आपको पता है ये जो यूनिट है आपको एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स की वेटेज देगी, राइट? ये आपको 10 मार्क्स की वेटेज देगी एग्जाम में। अब ये 10 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या करना है, बहुत 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 ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, सबसे पहला जो गारंटेड क्वेश्चन मुझे लगता है बनेगा ही बनेगा प्री बोर्ड मॉक टेस्ट में, वो है नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल। आपने जितने भी प्री बोर्ड दिए होंगे, मॉक दिए होंगे, सब में नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आया ही होगा, 3 नंबर में, 4 नंबर में या 6 नंबर में, 3+3 करके। तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल मेरी टॉप प्रायोरिटी जो पेपर में पक्का आएगा, तीनों मेथड से, फ्रॉम इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। लेकिन मेरी गट फीलिंग या मेरा आइडिया ज्यादातर ये कहता है कि प्रोडक्शन मेथड को इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो आपको तीनों मेथड पढ़ने न्यूमेरिकल में अच्छे से, ज्यादा फोकस करेगा प्रोडक्शन मेथड में, और वो भी एक मल्टीपल फॉर्म वाला क्वेश्चन था, फॉर्म ए बी सी डी करके, उस पर भी अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। पहला आपका न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना, जीडीपी बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर है या नहीं है। याद है जीडीपी एंड वेलफेयर टॉपिक आता था, तो जीडीपी इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, चेंज इन प्राइसेस, मल्टीपल 5-6 टॉपिक थे। तो जीडीपी एंड वेलफेयर नाम का एक टॉपिक है, इसमें स्पेसिफिकली एक्सटर्नैलिटीज वाले पॉइंट पे इंडिविजुअली क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर में, वो याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। आपको याद होगा सर्कुलर फ्लो बताते थे, हाउस होल्ड से फर्म पे कैसे फ्लो चलता था, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। डायग्राम एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिफरेंस का, जो मेरे लिए रहने वाला है फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम का डिफरेंस, या स्टॉक वर्सेस फ्लो का डिफरेंस। ये तीनों डिफरेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तो आप ये याद कर लेना। इसके साथ साथ एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, जैसे मैं बात करूं अगर फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स या नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, इसमें ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन प्लीज प्रिपेयर कर लेना। ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आपके संदीप गर्ग के बुक के पीछे सारे इलस्ट्रेशन दिए हैं, ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन समझ लो ना। आपको 3 ट्रांजैक्शन दे देगा और बोलेगा फाइनल गुड बताओ या इंटरमीडिएट गुड बताओ। तो बोलेगा कि हाउस वाइफ ने मिल्क परचेज करा, दैट इज अ फाइनल गुड क्योंकि कंजम्पशन के लिए करा है। टी स्टॉल वाले भैया ने मिल्क परचेज करा, दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है इन द सेम ईयर, राइट? ओला ड्राइवर ने टैक्सी परचेज करी, दैट इज व्हाट इंटरमीडिएट। नो, इट इज अ फाइनल गुड। सर क्यों? क्योंकि बेटा वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन उसका बेनिफिट मल्टीपल ईयर तक रियलाइज होगा, दैट्स व्हाई इट इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट? तो यहां पे आपको ट्रांजैक्शन दे दिए जाएंगे 3, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फाइनल है या इंटरमीडिएट है। सेम विद नेशनल डोमेस्टिक इनकम, वो बोलेगा 3 ट्रांजैक्शन में बताओ किसकी डोमेस्टिक इनकम में आएगा, किसकी नेशनल इनकम में आएगा।
डोमेस्टिक इनकम में इंडियन एम्बेसी वाला एग्जांपल याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है उससे। तो ये आपका नेशनल इनकम का टॉपिक डन होता है। एक न्यूमेरिकल, तीनों मेथड से प्रेफरेबली प्रोडक्शन मेथड, जीडीपी एंड वेलफेयर में एक्सटर्नलिटी वाला पॉइंट इंडिविजुअली बता दिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और 3 डिफरेंसेस, फाइनल इंटरमीडिएट, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम और स्टॉक और फ्लो, और ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे। डन जी। अगला आता है हमारे पास विच इज मनी एंड बैंकिंग। अब आपको पता है मनी एंड बैंकिंग जो है बेटा, इसकी वेटेज है 6 मार्क्स, छोटा चैप्टर 6 मार्क्स। क्या क्या टॉपिक है ढंग से देखना। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट में, मतलब इतना इतना मेरी गट फीलिंग है कि इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा, वो है सेंट्रल बैंक के फंक्शन। बेटा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली 3। पहला, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, और लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। तीनों में से कोई एक आएगा 4 नंबर में, पक्का से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। अगला टॉपिक है बेटा विच इज कमर्शियल बैंक, जो है क्रेडिट क्रिएशन करता है। याद है आपको, क्रेडिट क्रिएशन करता है, लोन देता है, लोन वो वापस डिपॉजिट बनता है, डिपॉजिट से लोन, डिपॉजिट लोन डिपॉजिट, और लास्ट में वो टोटल क्रेडिट क्रिएट कर देता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन किस तरीके आएगा दिखा दिया। नेक्स्ट है डिफाइन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई याद है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई की डेफिनेशन हो गई, और आगे बोलेगा मनी सप्लाई के कोई भी 2 कंपोनेंट्स। बेटा याद रखना, मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट में हमेशा M1 लेना है। आपको याद है ना, मनी सप्लाई 4 टाइप की होती है, M1, M2, M3, M4। हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 ही है। M2, M3, M4 का फॉर्मूला आपको याद रखना है MCQ पर्पस के लिए, लेकिन मेन M1 है। और M1 के 2 कंपोनेंट कौन कौन से थे? पहला करेंसी विद पब्लिक, और नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। ये दोनों याद रखना, एक्सप्लेन करने को आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, जिसे प्यार से मॉनेटरी पॉलिसी बोलते थे। याद होगा आपको, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, वो पूरा का पूरा बेटा आपको अच्छे से याद रखना है कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में क्या होता है, कब मनी सप्लाई बढ़ानी है, कब कम करनी है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कम करने के लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिनेरियो, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है कमर्शियल बैंक वर्सेज सेंट्रल बैंक का डिफरेंस। आपको ये भी याद होना चाहिए बेटा, पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पहला नेशनल इनकम हमने डन कर लिया, सेकंड मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डन कर दिए। 5 क्वेश्चन है, टॉपिक अच्छे से पढ़ना। मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसमें से आपके काफी क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे, तो इसको बिल्कुल सीरियसली लेना। अगला चैप्टर बेटा जिसने बच्चों के दिल में अपना खौफ बना रखा है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, वो है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज का है, विच इज ऑफ 12 मार्क्स, लेकिन जितना बड़ा चैप्टर है उतना ही इजी है। सबसे पहले बात करूं टॉपिक की, तो बेटा जो पक्का आएगा, गारंटेड, बहुत हाई चांसेस, वो है डेफिशिट डिमांड, या डिफ्लेशनरी गैप, या ओवर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करो, और उसे कैसे करेक्ट करेंगे, बाय फिस्कल पॉलिसी और बाय मॉनेटरी पॉलिसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसी में एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, ओवर एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, ठीक करो फिस्कल मॉनेटरी से, वो भी आ सकता है। डायग्राम के थ्रू भी आ जाता है कई बार। आपको एडी दिया है C+I, अगर एडी C+I प्लस डेल्टा आई हो गया तो वो एक्सेस डिमांड है, अगर एडी C+I माइनस डेल्टा आई हो गया तो वो डेफिसिट डिमांड है। तो वो डायग्राम दे देगा आपको, या तो प्लस वाला है माइनस वाला, और बोलेगा भैया बताओ ये कौन सा गैप है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ही एक्सप्लेन करो, और इसके करेक्टिव मेजर बताओ, गवर्नमेंट वाले, फिस्कल वाले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। सेकंड है इसका न्यूमेरिकल। अब इसमें भी आपको याद होंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स आते थे। तो वो एक न्यूमेरिकल है बेटा जो 3 या 4 नंबर तक आ रखा है प्री बोर्ड्स में, बहुत बारी बच्चों के आया है। सैंपल पेपर में इस बार 2025 का जो पेपर है उसमें भी न्यूमेरिकल दे रखा है, तो इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट क्रेडिट क्रिएशन की तरह यहां पे एक चलता था वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग पर भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगर एडी ग्रेटर देन एस है या एडी लेस देन एस है, सिमिलरली आई ग्रेटर देन एस या आई लेस देन एस, उस केसेस में आपको क्या करना है, व्हाट स्टेप शुड वी टेक, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन से, इन सब में क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो एक एक्सपेक्टेशन है मेरी, वो है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको इनकम, कंजम्पशन और सेविंग, जैसे आपको नीचे दिया है ना, इस तरीके से डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा का पूरा ब्रेक इवन पॉइंट का प्रोसीजर। तो यहां पे हमारा बेटा ADAS भी डन होता है। एक्सेस डेफिसिट डिमांड, न्यूमेरिकल ऑफ मल्टीप्लायर एंड इक्विलिब्रियम, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, AD मोर देन एस, AD लेस देन एस, या आई मोर देन एस, आई लेस देन एस, और लास्ट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपका ADS होता है डन। इसके अलावा हाँ एक और चीज हो गई, MPC और K का रिलेशनशिप, और MPS और K का रिलेशन 1 या 2 मार्क में आता है। MPS और K का नेगेटिव रिलेशन होता है, MPC के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, याद रखना, बढ़िया है। इसके बाद अगेन
एक बहुत ही छोटा और प्यारा सा टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। बेटा गवर्नमेंट बजट का वेटेज है 6 मार्क्स, जैसे आपको पता है 6 नंबर का वेटेज है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला जो गारंटेड आएगा वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इतनी बार पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इतनी बार तो मैं क्या बताऊं भाई, ये छोड़ना एकदम बेवकूफी होगी। 4 ऑब्जेक्टिव थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग पब्लिक डेट। मेजर 4 ऑब्जेक्टिव है, इन चारों में से कोई भी एक 4 नंबर का। लेकिन गेम क्या है, गेम आजकल पता है क्या हो रहा है, वो ना डायरेक्टली नहीं दे रहे कि एक्सप्लेन करो रीडिस्ट्रीब्यूशन। हमारे टाइम तक कैसे आता था, एक्सप्लेन करो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब वो कुछ मजे लेंगे आपसे, वो कहेंगे मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी, उज्ज्वला योजना में जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें वो एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। अब बताइए गवर्नमेंट इससे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करिए, तो आपको ना अंदर की भी नॉलेज होगी तभी आप इसे आंसर कर पाओगे। अब गरीब को सब्सिडी देना, अमीर पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना, दिस इज व्हाट, दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो आपको यहां पे बहुत स्ट्रैटेजिकली समझ के चलना है, कॉन्सेप्ट को समझना भी है, याद भी करना है, तभी आप ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगला बेटा याद रखना, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट अगेन इंपॉर्टेंट है। 4 कंपोनेंट होते थे, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहला क्वेश्चन तो इनमें डिफरेंस आ सकता है कि रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस बताओ, रिसीट और एक्सपेंडिचर वटेवर। और दूसरा जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो है ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन। आपको 3 ट्रांजैक्शन देगा और बोलेगा भैया बताइए कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, विद लॉजिक विद रीजन बताइए। तो आप याद रखिएगा, आपको कंपोनेंट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट है आपका बेटा फिस्कल डेफिसिट, इसके मीनिंग एंड इंप्लीकेशन में भी क्वेश्चन आता है और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी थे इसमें, तो कभी कभार न्यूमेरिकल आता है, बट जनरली मीनिंग एंड इंप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखिएगा, सिंपल है एकदम। इसके बाद गवर्नमेंट बजट डन करने के बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये जो यूनिट है बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, लेकिन छोटी सी यूनिट है, पेपर में वेटेज है 6 मार्क्स। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन एकदम एकदम प्रिस्क्राइब है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, वो है बेटा ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनॉमस होते हैं इकोनॉमिक मोटिव के लिए, अकोमोडेटिंग होते हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ऑटोनॉमस होते हैं अबव द लाइन, अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन। ऑटोनॉमस आर इंडिपेंडेंट, अकोमोडेटिंग आर डिपेंडेंट। ऑटोनॉमस करंट कैपिटल दोनों में आते हैं, बट ये सिर्फ अकर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। और आप इसके एग्जांपल्स दे दोगे, 5 पॉइंट में आप बना दोगे। ये आपका एक पहला क्वेश्चन। दूसरा है बीओटी एंड बीओपी। बीओटी इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है उसका डिफरेंस। बीओपी तो पूरा अकाउंट ही है ओवरऑल, तो बीओटी बीओपी का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगेन कंपोनेंट्स याद रखिएगा बेटा, पूरे बीओपी में क्रेडिट आइटम यानी रिसीट आइटम क्या होते हैं, डेबिट क्या होते हैं, कौन सा आइटम किस अकाउंट में आता है। जैसे वहां पे था ना ट्रांजेक्शन वाले टाइप बजट में, वैसे यहां पे भी आता है। 3 ट्रांजेक्शन देगा, कहेगा बताओ ये करंट में आता है, कैपिटल में आता है, डेबिट आता है, क्रेडिट आता है। तो आपको ट्रांजेक्शन देगा, आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में डेप्रीसिएशन, डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, इन चारों का कॉम्बिनेशन में डिफरेंस याद कर लेना भाई। डेप्रीसिएशन होता था जब आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल होती थी, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होती थी, और ये फ्लेक्सिबल मेथड में होता था। डीवैल्यूएशन फिक्स्ड में होता था। डेप्रीसिएशन का लॉजिक डिमांड एंड सप्लाई थे, डीवैल्यूएशन का लॉजिक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। और लास्ट एक बार फ्लेक्सिबल मेथड को प्लीज ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये अगर आपको याद होगा, इसमें डिमांड एंड सप्लाई से हम रेट निकालते थे, तो इसमें ना कुछ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज के केस स्टडी आते थे। लाइक वो बोलेगा गवर्नमेंट ने रेफ्रिजरेटर को इंपोर्ट करने पे बैन लगा दिया। अब जब हम इंपोर्ट पे बैन लगा दिए तो इंपोर्ट अपन करेंगे नहीं। अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो बेटा उस वजह से आपका जो डॉलर की डिमांड है या फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब हम इंपोर्ट ही नहीं कर रहे तो हम डिमांड क्यों करेंगे। डिमांड कम होने की वजह से डिमांड का जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा D0। नया इक्विलिब्रियम जो है वो कम हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम नीचे आ जाएगा। ऐसे करके आपको रेट ऑफ एक्सचेंज के चेंज के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप प्लीज याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपका बीओपी एंड फॉरेक्स भी होता है डन। तो मैक्रो में 40 में से मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये 23 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो काफी क्वेश्चन आपके ओवरलैप होंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता, अगर आप एक ऐसे बच्चों जो सब कुछ पढ़ के बैठे हो तो बेटा यही अच्छी स्ट्रैटेजी है, सब कुछ पढ़ना, 90+ तभी आएंगे, राइट। लेकिन अभी आप ऐसे हो कि इस सिचुएशन में कि यार अभी मुझे बस ये 4-5 दिन में अच्छे से पढ़ना है और मुझे अपना 60, 70, 80 स्कोर करना है, ठीक ठाक मार्क्स, तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी पे स्टक करो। सारे चैप्टर करने से बेटर है पहले आप प्रिस्क्राइब टॉपिक कर लो, ठीक है, उसके बाद आप जो है बाकी टॉपिक भी कर सकते हो, राइट। ये उनके लिए जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है अभी इकोनॉमिक्स में, लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ के जाना इज वेरी रिस्की इस बार के पेपर में। सारे टॉपिक अच्छे से करिएगा।
ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आई होप आपका एग्जाम बहुत सुपर डुपर जाए, और जब ही आपका एग्जाम हो और आपने ये टॉपिक्स को रेफर करा हो, और अगर एग्जाम में वो टॉपिक्स आए हो, तो प्लीज एक कमेंट कर देना भाई, थैंक यू का, और बता देना कि कौन कौन से क्वेश्चन ओवरलैप हुए थे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आगे भी मोटिवेट रहे ऐसे वीडियो के लिए। आई होप आपका इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।